नमस्कार, दिल्ली देश में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम आरएनए रियल न्यूज एनालिसिस। मैं हूं सुधीर राघव। धरती पर जो जीवन दिखाई दे रहा है उसे क्रम विकास का नतीजा बताते हैं वैज्ञानिक। खासकर ये सिद्धांत चार्ल्स डार्विन ने दिया था 1859 में, और यही सिद्धांत अभी तक मान्य है, जिसमें कहा गया है कि जीवन जो है क्रम विकास के तहत धरती पर पनपा। मगर इस सिद्धांत को एक नई चुनौती मिलनी शुरू हो गई है जब से हमने अध्ययन शुरू किया है न्यूरॉन्स का। धरती पर एक कोशिकीय जीवन से शुरुआत मानी जाती है और ये बहुकोशिकीयों में इंसान तक इसकी प्रगति समस्त जीवों से होते हुए बताई जाती है। और यह एक बहुत ही प्रचलित मुहावरा या कहानी है कि मनुष्य जो था बंदर की एक प्रजाति से विकसित हुआ। लेकिन इस कहानी में बहुत सारे सवाल हैं जो आपके मन में भी उठते हैं कि बहुत सारे एक कोशिकीय जीव जो इंसान से भी बहुत पहले से धरती पर मौजूद हैं, जो करोड़ों साल से मौजूद हैं, वो अभी तक एक कोशिकीय ही बचे हुए हैं। अगर हम इनमें से सबसे ज्यादा दिखाई देने वाले जीव को ले लेते हैं, जिस तरह से कॉकरोच है, उसका करोड़ों साल में क्या क्रम विकास हुआ है ये बहुत नजर नहीं आता। कहीं कहीं उसका रंग बदला हुआ है, थोड़ा बहुत आकार बदला हुआ है, लेकिन प्रगति इतनी नहीं है कि वो एक बिल्कुल ही अलग तरह के जीव में परिवर्तित हो गया हो। तो इसलिए क्रम विकास के सिद्धांत को चुनौती मिलती है। लेकिन जिसे क्रम विकास माना जा रहा है, कहीं वो कोई गलत फहमी तो नहीं है। इसके लिए हम समझते हैं जीवों के मानसिक स्तर को, जीवों के न्यूरॉन स्तर को। जैसा कि हमने अपनी पिछली कड़ी में बताया था कि धरती पर जीवन बसाने की जो प्रक्रिया है वो जो हमारे धर्म ग्रंथों में मिलती है, उसमें बताया गया है कि इसे देवताओं ने बसाया था, इसे यहाँ पर जीवन जो है वो ईश्वर ने बसाया था। हम उसे मान लेते हैं कि ये प्रोजेक्ट गॉड था, ये प्रोजेक्ट ईश्वर था, जिसमें 33 करोड़ देवता लगे थे, यानी 33 करोड़ वैज्ञानिक लगे थे। इस बारे में हमने विस्तार से आपको पिछली कड़ी प्रोजेक्ट ईश्वर कड़ी में बताया था। इसमें हम आपको बताते हैं कि न्यूरॉन स्तर बदलने से किस तरह से जीवों में बदलाव हुआ और किस तरह से क्रम विकास की गलतफहमी पैदा हुई। पिछली कड़ी में भी हमने आपको बताया था कि अमीबा में कोई न्यूरॉन नहीं होता, और यही वजह है कि अमीबा में बहुत सारी गतियां नहीं होती, और गतियों को नियंत्रित करने वाले जो थे वो सिग्नल चाहिए थे, और वो सिग्नल बने न्यूरॉन में सोडियम पार्टिकल्स जो है सोडियम चैनल्स के जरिए बनाए गए। उसके बाद हमने आपको बताया कि हाइड्रा में कुछ 100 न्यूरॉन होते हैं जो उनके पूरे शरीर में जाल की तरह फैले रहते हैं और जो उसकी गति को नियंत्रित करते हैं। वहां पर इच्छा, मन, चित्त वगैरह वाली स्थिति नहीं आई है। वहां पर सिर्फ इंद्रियों से आने वाले संदेशों की एक रचना तैयार होती है हाइड्रा में। हाइड्रा इस तरह का जीव है। इसी तरह से जब सृष्टि का निर्माण करने वाले देवताओं ने पाया कि शरीर को संचालित करने की, नियंत्रित करने की क्षमता न्यूरॉन से विकसित हो रही है, तो फिर उन्होंने सोचा कि इसे एक जगह केंद्रित किया जाए। जब उन्होंने सोचा कि इन न्यूरॉन सिग्नल को एक जगह से सोडियम चैनल के जरिए भेजा जाए, और जब उन्हें एक जगह रखने की प्रक्रिया शुरू हुई कि देखते हैं क्या नतीजे आते हैं, तो मस्तिष्क का निर्माण शुरू होता है। यही चीज मस्तिष्क कहलाती है। हाइड्रा में प्रयोग सफल होने के बाद उन्होंने जेलीफिश का निर्माण किया, जिसमें 10,000 तक न्यूरॉन होते हैं, मगर जेलीफिश में भी ये पूरे शरीर में ही फैले हुए थे। जेलीफिश की गति को देखने के बाद, हाइड्रा पर अध्ययन कंप्लीट होने के बाद, उन्होंने पाया कि अगर ये न्यूरॉन एक जगह कर दिए जाएं और वहां से संदेश सोडियम चैनल के जरिए बाकी शरीरों को भेजे जाएं तो ज्यादा बेहतर होगा। और इस तरह से मस्तिष्क की रचना हुई। और मस्तिष्क की रचना के वाले जीव जब आने शुरू होते हैं तो उनमें मछली है, कॉकरोच है। कॉकरोच में आप देखिए कि 2 लाख न्यूरॉन होते हैं, और यही वजह है कि वो सरवाइव करने में सबसे ज्यादा काबिल साबित होता है, और वो उसके शरीर को ही नियंत्रित करते हैं। आगे इसी प्रोग्राम में हम आपको यह भी बताएंगे कि न्यूरॉन का स्थान बदल देने से किस तरह से जीव की प्रवृत्ति, प्रकृति बदल जाती है। तो ये क्रम विकास से इसकी संभावना नहीं लगती है। इन्हें बाकायदा नियंत्रित तरीके से स्थापित किया गया है।
जैसा कि हमने पिछली कड़ी में यजुर्वेद का श्लोक बताया था 19वें अध्याय से कि सरस्वती और दोनों अश्विनी कुमारों ने आत्मा के अवयवों की रचना की, यानी न्यूरॉन्स की रचना की, और सरस्वती ने उनका संपादन किया, यानी उन्हें स्थापित किया सही जगह पर कि इन्हें कहाँ रखने से ज्यादा अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। और इसी तरह से जीव विविधता पैदा होती चली गई। तो धरती पर जीव विविधता सिर्फ क्रम विकास का नतीजा नहीं है, ये स्थापित की गई है, ये रची गई है, ये देवताओं द्वारा रची गई है। और उसमें नाना प्रकार के प्रयोग हुए। बड़े जीवों में कम न्यूरॉन, छोटे जीवों में ज्यादा न्यूरॉन लगाकर भी देखे गए। पक्षियों में ये प्रयोग किए गए कि उनमें छोटे आकार में ज्यादा न्यूरॉन लगाने से क्या नतीजे निकलते हैं। तो तोता जो है, पैरट जो है, उसमें 3 अरब न्यूरॉन उन्होंने लगाए। और यही वजह है कि तोते में, पैरट में सीखने की क्षमता अन्य से ज्यादा है, वो इंसानी भाषा को भी सीख लेता है। इंसान में, जैसा कि पिछली कड़ियों में हमने आपको बताया, इंसान में 86 अरब न्यूरॉन होते हैं, जबकि हाथी में जो है 2.5 ट्रिलियन से ज्यादा न्यूरॉन होते हैं। यानी वो इंसान के मस्तिष्क से 3 गुना बड़ा न्यूरॉन के लिहाज से मस्तिष्क रखता है, लेकिन उसका नियंत्रण इंसान जैसा क्यों नहीं है, उसकी चेतना का स्तर इंसान जैसा क्यों नहीं है, ये हम आपको आगे बताएंगे। कुत्ते में 53 करोड़ न्यूरॉन है कुत्ते के मस्तिष्क में। बिल्ली के मस्तिष्क में 25 करोड़ न्यूरॉन होते हैं। तो इनके व्यवहार को देखिए किस तरह से अलग है। ये इंसानों के बहुत समीप रहते हैं, ये पालतू बन पाए हैं। चिंपैंजी में 3.7 अरब न्यूरॉन होते हैं, यानी कि तोते से थोड़े से ज्यादा हैं। और इंसान के जो सबसे नजदीक माना जा सकता है वो है औरंगुटान का मस्तिष्क। औरंगुटान के मस्तिष्क में 32 अरब न्यूरॉन होते हैं। इंसान में 86 अरब हैं, औरंगुटान में 32 अरब न्यूरॉन होते हैं। और उसकी गतिविधियां देखिए, वो इंसान के काफी करीब लगती हैं और इंसान को उसी की एक शाखा से निकला हुआ मानने का भ्रम भी पैदा होता है। अब हम ये बात करते हैं कि ये भ्रम कैसे पैदा हुआ। इसके लिए हम साहित्य का सहारा लेते हैं। जो पहली कविता है, जो पहले आदि कवि हैं, क्या उन्होंने अपनी जो कविता या जो छंद की रचना की थी, क्या उन्होंने मात्राओं को गिनकर की होगी? नहीं, उन्होंने एक रच दिया अपनी रचना को, और इस तरह से कवि अपनी रचना को रचते गए। और बाद में जब व्याकरणविद आए तो उन्होंने उसकी अवधारणा को बदल दिया। उन्होंने कहा कि ये कविता इसलिए होती है क्योंकि इसमें मात्राओं की एक सीमित संख्या रहती है और उसके आधार पर छंद लय बनते हैं। तो उन्होंने बता दिया कि कविता जो है वो मात्राओं से बनी हुई है, छंद जो है वो मात्राओं से बनती है। लेकिन हकीकत ये नहीं थी। हकीकत ये थी कि कविता पैदा हुई, हृदय से पैदा हुई, वो बनी, और बाद में उसका जब अध्ययन किया गया तो उसमें मात्राएं निकली। और बाद में जब मात्राओं के आधार पर कविता कहनी शुरू की गई तो आप पाएंगे कि बहुत सी कविताएं नहीं बन पाई, हालांकि वो मात्राओं के आधार पर बहुत खरी थी। इसीलिए केशव को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। तो कविता का जो विज्ञान बाद में आता है, यही गलती जो है चार्ल्स डार्विन से हुई है। चार्ल्स डार्विन ने जब व्यवहार का अध्ययन किया, व्यवहार जो कि न्यूरॉन्स की संख्या की वजह से पैदा हुआ था और न्यूरॉन के स्थान की वजह से पैदा हुआ था, कि वो जिस क्रम में बढ़ रहे थे जीवों में, उसी क्रम में उनके व्यवहार बदल रहे थे, उनके तरीके बदल रहे थे। चार्ल्स डार्विन ने सिर्फ व्यवहार का अध्ययन किया था, इसलिए उसने व्यवहार के आधार पर बता दिया कि यह क्रम विकास है। क्रम विकास क्या था? वो न्यूरॉन की संख्या थी, जैसे मैंने अभी बताया कि अमीबा में वो 0 है, हाइड्रा में वो कुछ 100 है, जेलीफिश में वो 10,000 है, फिर वो लाख होती है जीवों में, काकरोच में 2 लाख है। इसी तरह से फिर वो करोड़ों में जाती है, जैसे कुत्ते बिल्लियों में जाती है, फिर वो अरबों में जाती है, जैसे तोते, बंदर, चिंपैंजी और औरंगुटान में जाती है। तो ये क्रम विकास नहीं है, असल में ये न्यूरॉन की संख्याओं से पैदा हुआ भ्रम है। ये उसी तरह का भ्रम है जैसे मात्राओं से छंद होने का भ्रम पैदा होता है। जिस तरह से वर्ड्सवर्थ ने कहा है, कि विलियम वर्ड्सवर्थ ने कहा है कि स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ द फीलिंग्स है कविता, मात्राएं नहीं है कविता। उसी तरह से सृष्टि का निर्माण भी क्रम विकास नहीं है, वो ईश्वर के यानी देवताओं के मस्तिष्क से निकली हुई एक रचना है, और वो प्रोजेक्ट ईश्वर है। आज दिल्ली देश में इतना ही, और
व्यवहार में किस तरह से अंतर आता है न्यूरॉन की संख्याएं बदलने से, इस पर हम अगली कड़ी में चर्चा करेंगे। आज दिल्ली देश में इतना ही। धन्यवाद।